वी आर रिज्यूमिंग योर चैप्टर द नेम ऑफ विच इज़ रिटर्न। हमने काफ़ी सारी जो है रिटर्न के बारे में जानकारी ली है। GSTR 1 क्या होती है, GSTR 3B क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, कंटेंट क्या होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने तो आपको बता दी है, बट अल्टीमेटली तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एंड यस, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो चार्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चार्ट है इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको बताता है कि किस प्रकार जो है डिटेल रिटर्न में शो होती है या कितने बाइफर्केशन होने जरूरी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में जो ड्यू डेट होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे GSTR 4 की। जो कॉम्पोजिशन सप्लायर होते हैं उन कॉम्पोजिशन सप्लायर्स को GSTR 4 भरनी होती है। और GSTR 4 कब भरते हैं? ये सालाना, ईयरली भरते हैं। पेमेंट तो क्वार्टरली करते हैं, पर रिटर्न जो है वो ईयरली भरते हैं। जब इन्हें पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट का एक अलग फॉर्म नंबर है CMP 08, इक्वल टू नहीं है, डैश डालकर आएगा CMP-08। ये ने हर क्वार्टर में, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आ रहा है उसकी 18 तारीख तक अपना जो है टैक्स जमा कराना होता है। जो टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज जमा कराना होता है, आधा आधा परसेंट, 2.5%, 3% याद होगा आपको। वो हमने कॉम्पोजिशन स्कीम के चैप्टर में करा था। अब जब मैं कहता हूँ कि क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख को भरना है, तो क्या आपका इतना दिमाग चल रहा है कि आप खुद से पता लगा पाएँ कि 18 तारीख कौन सी होगी? या मुझे आपको जो है 6th-7th स्टैंडर्ड में ले जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर 3 महीने के संगठन को एक क्वार्टर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है जो क्वार्टर का 3 महीना शुरू होगा वो अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर होगा। तो जब क्वार्टर खत्म हो गया तो उसका जो नेक्स्ट महीना होगा वो जुलाई होगा। उस जुलाई की 18 तारीख तक आपको जो इस क्वार्टर की पेमेंट कर देनी है कॉम्पोजिशन सप्लायर को। और उसके लिए एक फॉर्म बना है CMP 08। इस फॉर्म के तहत जो है वो डिटेल डालकर अपनी पेमेंट करेंगे। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इससे आसान मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं आँख बंद करके पढ़ भी दूंगा कि देखो याद हो गया, तो उससे आपको तो याद नहीं हो जाएगा ना। तो दैट्स वाई आपको इसकी रिवीजन कर याद तो करना ही पड़ेगा। ये तो मैं 100 बात की एक बात आपको बता रहा हूँ। जो GSTR 4 है, रिटर्न जो आप भरते हैं वो साल में भरेंगे आप, और उसकी जो डेट है वो 30 अप्रैल है, फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल ईयर है 21-22, क्या आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब है अप्रैल 21 से मार्च 22। ये 12 महीने हो गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर वर्ड आता है वो हमारे लिए जो है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर नहीं है, जनवरी से दिसंबर नहीं होता, अप्रैल से मार्च होता है। इसके बाद जो 30 अप्रैल आ रहा है अगला साल, उस 30 अप्रैल तक आप जो है पूरे साल की रिटर्न जो है जमा करा देंगे। ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये कॉम्पोजिशन वालों की नॉर्मल रिटर्न ही है, पर उन्हें अब साल में भरनी पड़ती है। ये उन्हें बेनिफिट दिया गया है। इसमें जो इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है कॉम्पोजिशन सप्लायर को जो रिसीव हुआ है वो ये GSTR 1 में भरेंगे। जो भी इन्हें इनवर्ट सप्लाई मिली है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी GSTR 1 तो हर महीने भरी होगी। भले आप तो कॉम्पोजिशन स्कीम में सप्लाई कर रहे हैं, पर जिससे आपने माल खरीदा, सामान खरीदा, उन सभी से आपको जो भी सामान आपको मिला वो उन्होंने अपनी GSTR 1 में हर महीने दिखाया होगा। जो खरीदने की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और वो आपको जो है GSTR 4A में दिखेगी। आपको याद होगा कि जो नॉर्मल केसेस थे उसमें GSTR 1 की डिटेल से ऑटोमेटिकली एक GSTR 2A जनरेट होती थी, जिसमें आपने जो भी खरीदा है सामान उसकी डिटेल होती थी। तो कॉम्पोजिशन वालों के लिए GSTR 4A जनरेट होगी, जहाँ पर उन्होंने जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है वो उन रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी GSTR 1 में सब कुछ शो करा होगा। वही चीज़ें ऑटोमेटिकली इनको रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएगी कि हमने खरीदा है। हालांकि जो GSTR 4 होगी उसमें क्या क्या डिटेल आएगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, लीगल नेम आपका क्या है जिस पे आपने पैन नंबर लिया है, और ट्रेड नेम क्या है जिसे आप यूज़ करते हैं। ट्रेड नेम और लीगल नेम अलग हो सकता है। उदाहरण दीजिए, उदाहरण आप ढूंढ कर लाएंगे, इतनी सारी कंपनीज हैं जिन कंपनी का नाम अलग है। आप बाइजू की बात करते हैं, ई लर्निंग में बाइजू है, पर बाइजू का जो कंपनी का नाम है वो कोई कुछ और है। कंपनी का नाम बाइजू नहीं है, ऐप का नाम बाइजू है। TDS TCS जो है क्रेडिट रिसीव अगर हुआ है, तो जैसे कि इनकम टैक्स में TDS का क्रेडिट होता है, वैसे GST में भी TDS कटता है, TCS कलेक्ट होता है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है।
टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस जो है पे करनी पड़ रही है, रिफंड अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो सारी जो है डिटेल बेसिक डिटेल में जाएगी। और उसके बाद जो आपकी सप्लाईज की डिटेल है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो डिटेल भी जो है यहाँ पे शो होगी, जिसमें इनवॉइस वाइज डिटेल आती है ऑफ ऑल द इनवर्ड सप्लाईज, दैट इज इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाईज एंड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है कि आपने जो 4 कैटेगरी बांट दी है, इंट्रा कितना करा, इंटर कितना करा। देखिए बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, और सीए के स्टूडेंट्स को मेरे को ताजुब होता है कि आप सीए कर रहे हैं, मतलब सीए कर रहे हैं तो ताजुब होने वाली बात नहीं है, बट सीए करने के साथ इंटरमीडिएट लेवल पर आने के बाद अगर मैं सिंपल ये कहता हूँ कि एक इंट्रा इंटर में जो है क्लासीफाई करना होता है और उसको फिर सब कैटेगराइज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से आपने कितना खरीदा। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात शायद ही कुछ लोगों को समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जो एल्जेब्रा होता है ना, सिर्फ x इक्वल टू y प्लस 30 ऐसे कर जो सॉल्व करना होता है, वो कई लोगों ने आकर मुझसे कॉस्ट अकाउंटिंग में सवाल पूछे, ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन को 6th स्टैंडर्ड का बच्चा सॉल्व कर सकता है, मैं सच बता रहा हूँ, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा कर सकता है। इससे थोड़ा सा आगे पीछे इक्वेशन होगी, बट यही प्लस माइनस वाली है, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स वाली करेंगे तो उसमें बहुत एजम्पशन होती है, वो आप कर ही नहीं पाएंगे। जिनको ये मुश्किल लगती है इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस, कि भाई अगर थोड़े से ब्रैकेट डाल दिए, समझ रहे, कुछ ऐसे कर दिया और एक इक्वेशन और दे दी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, बस ये 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को कराई जाती है, वो भी नहीं हो रही है। कि इक्वेशन के उस तरफ जाकर प्लस है तो माइनस होता है, इनटू है तो डिवाइड होता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती है, वो भी नहीं आती है। बहुत लोगों को नहीं आती है, मेरे पास आ गई हैं क्वेरीज। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, हाँ, इंटरस्टेट में 2 कैटेगरी बना दो कि भाई रजिस्टर्ड से कितना खरीदा, अनरजिस्टर्ड से कितना खरीदा, इसका टोटल नंबर जो है रिटर्न में शो कर दो। और जो इंटरस्टेट है उसकी भी 2 कैटेगरी बना दो कि रजिस्टर्ड से कितना खरीदा और अनरजिस्टर्ड से कितना खरीदा। इससे भी ज़्यादा डिटेल क्लैरिटी किसी को चाहिए तो रिटर्न खोल कर देख लो, गूगल आप सभी के पास है। कोर्स में रिटर्न दिखाने का बताया भी नहीं हुआ और बुक में दे भी नहीं रखा है, तो मुझे क्योंकि लिमिटेड टाइम में कवर करना है, इसके लिए जो बुक में गिवन है मैं डिट्टो की डिट्टो सेम चीज़ ही आपको पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस से बाहर जाकर मैं कोई पढ़ाई नहीं करा था, इसीलिए लिमिटेड टाइम में जो है आपके सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इन टॉपिक्स को कराने का पर्पज़ है कि आपकी बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि अच्छा ये चीज़ें हैं क्या, ताकि जब आप ई बुक को रीड करें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हो, और ई बुक के बाद जब स्टडी मटेरियल को रीड करें तो ऑलमोस्ट आपको देखकर आप ब्लैंक ना हो जाएं कि भैया इतना बड़ा मटेरियल में लिखा क्या है। अल्टीमेटली आपको मटेरियल ही करना है, पर मटेरियल आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए मैं आपको ई बुक से करा रहा हूँ। एग्जाम टाइम में मटेरियल को पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, इसके लिए मैं ई बुक आपको दे रहा हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल को रीड ही ना करें। हालांकि मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, पर क्वेश्चन आंसर तक नहीं रुकना, पूरे मटेरियल की रीडिंग भी लगानी है। और अगर पूरा मटेरियल करने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो फिर उसमें आईसीए की गलती है। अगर एग्ज़ाम क्लियर होने में दिक्कत हो रही है आफ्टर डूइंग द एंटायर स्टडी मटेरियल, देखिए समरी मैंने दी है, पूरा मटेरियल के कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं, क्वेश्चन आंसर्स में सारे ही कराता हूँ, पर एडिशनली आप अगर मटेरियल को रीड भी कर लेंगे पूरा और उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर फॉल्ट है, या तो आपको रिटेन नहीं रह रहा है या फिर आईसीए ने जो चीज़ बनाई है वो उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, 2 में से कहीं ना कहीं गलती है। अब वो कहाँ है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ तक की तो बात मैंने आपको बताई, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इस कैटेगरी में आप शो कर देंगे रिवर्स चार्ज पे आपने कितना करा, इम्पोर्ट आपने कितना करा, तो वो सब कैटेगरीज आप बना देंगे। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर जीएसटी CMP 08, जो आपने क्वार्टरली फॉर्म भरा था CMP 08, टैक्स की लाइबिलिटी टर्नओवर हर क्वार्टर के टर्नओवर के बेस पर पे कर रहे थे, वो चारों की चारों जो है डिटेल आ जाएगी। नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट डेबिट नोट, एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट, कि भाई पहले क्वार्टर में टर्नओवर दिखाया 10 लाख रुपए का, उस पर मैंने टैक्स पे कर दिया, बाद में कुछ रिटर्न हो गया है या मैंने जो है क्रेडिट नोट इशू मुझे करना पड़ गया, तो उसकी एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट क्वार्टर में कर देंगे, और ऐसे कर जो फाइनल है वो आप यहाँ पर शो करेंगे। टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कई रेट्स गिवन थी, 0.5, 0.5, 2.5% भी गिवन थी। तो भैया 0.5% कैटेगरी में कितनी आ रही है, 2.5% में कितनी आ रही है, 3% अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ऑप्ट करी है जो कि सर्विस वाली होती है, वो सब डिटेल आप दिखाते हैं। टैक्स रेट वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वाली कितनी है भैया, उस पर भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, भले आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं, बट रिवर्स चार्ज में जो आएगा उस पर भी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी आप शो कर देंगे।
मतलब टोटल में भी दिखाना है और इन बाइफर्केशन के साथ भी दिखाना है। इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाएगी, पॉइंट टू बी नोटेड। आपने किस किस व्यक्ति को माल बेचा है, उसका क्या क्या इनवॉइस जनरेट हुआ है, वो इनवॉइस की डिटेल इसमें नहीं जाती। हाँ, बट कुछ कैटेगरीज में बाइफर्केट होकर डिटेल जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रुप 1 के मार्क्स आ गए, ग्रुप 2 के मार्क्स आ गए, उसमें इंडिविजुअल आपके मार्क्स नहीं बताए जा रहे, या इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट के मार्क्स बताए जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में कितने मिले वो नहीं बताए जा रहे, बट मोटा मोटी ओवरऑल नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। इन केस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम और ऑप्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, नोटिफिकेशन 2/2019 सर्विस वालों के लिए है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ही आती है, पर जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई कि आप 3% भी दे सकते हैं टैक्स। तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में थे, आपका टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, और अब आप चाहते हैं कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में या फिर ये जो नोटिफिकेशन है सर्विस सेक्टर वालों के लिए, इसमें जो है अपने आप को रजिस्टर करा लें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट और रिटर्न रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। रजिस्टर्ड पर्सन जो है, ही और शी शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट और रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी या फिर ये जो स्कीम है इसमें आने से पहले आपको जो है एक रिटर्न या स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी, फाइनल स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी। ये फाइनल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनल स्टेटमेंट यानी कि भैया नॉर्मल स्कीम में मैं यहाँ तक था, तो उसकी जो मेरा फाइनल रिटर्न मुझे भरनी है वो मैं भर देता हूँ, डिटेल में शो कर देता हूँ, और फिर मैं कॉम्पोजिशन में आ रहा हूँ तो फिर मैं सालाना रिटर्न भरूंगा ना। तो इसलिए जो आपकी आखिरी रिटर्न जाएगी नॉर्मल स्कीम वाली, वो आप भरेंगे ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। क्या चीज़ है ये? जब आप स्कीम में शिफ्ट करते हैं, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में आप जाते हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट भरनी पड़ती है, अपना जो है पुरानी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है, तभी आप जो है नई स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। वो जो डिटेल आप आखिरी में भरेंगे ना, उसका टाइमलाइन दे रखा है कि भैया जो भी आप साल है उसके नेक्स्ट ईयर से आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे। तो जो भी पिछले साल का महीना है जिसमें आपने ऑप्शन के लिए डाला है, वो आप उस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न है जिसकी डेट 31 दिसंबर ड्यू डेट होती है, पर भर तो आप कभी भी सकते हैं साल ख़त्म होने के बाद, और ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। या जो सितंबर महीना आने वाला है नेक्स्ट ईयर का, उसकी जो रिटर्न होगी वो आप 20 अक्टूबर तक भर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है उससे पहले आप एक फाइनल रिटर्न अपनी भर देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में आने से पहले। आफ्टर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो सेक्शन 10 में जो है टैक्स देगा या नोटिफिकेशन 219 का बेनिफिट उठाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली एक स्टेटमेंट भरेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और फॉर्म का है वो रूल नंबर में लिखा है, जिसके अंदर डिटेल होगी उसकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की। ये आपको पता है सर, CMP 08 फॉर्म जो है भरना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया है, और साल के एंड में GSTR 4 की रिटर्न भरेगा, जो साल खत्म होने के बाद जो अप्रैल आ रहा है उसकी 30 तारीख तक जो है जमा कराई जा सकती है। ये भी पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ। थ्रू द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू द नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर्स, खुद भी भर सकता है या फिर जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है सेंटर्स बनाए हुए हैं छोटे कारोबारियों के लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए, वहाँ पर जाकर भी भर सकता है। लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे आप, और कैश लेजर से ही आप लाइबिलिटी पे करेंगे, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो जो भी पैसा है वो आप जमा करेंगे तो वो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। जब लाइबिलिटी की पेमेंट करनी होगी तो वो लाइबिलिटी लेजर में शो होगी, और कैश लेजर से लाइबिलिटी लेजर एडजस्ट हो जाएगा। जिनको समझने में कन्फ्यूजन हो रही है वो एक काम कर सकते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर दोबारा देख सकते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, कैश लेजर क्या होता है और लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे होती है, वो पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप 2, 3, 4 बार जितनी बार भी देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं बुक से, और फिर देखकर जो है और क्रिस्टल क्लैरिटी ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ अ कॉम्पोजिशन सप्लायर रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो GSTR 1 भर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली GSTR 4 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो होंगे उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कोई भी नहीं मिलता है, ना इधर वो अपने कस्टमर को कोई बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते ही नहीं हैं।
पर्सन विड्रॉइंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर उसका उल्टा हो जाए कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं या फिर आप नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले रहे हैं और आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया या जो भी कंडीशंस मीट करनी थी वो आप मीट नहीं कर पाए और आप नॉर्मल स्कीम में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं या ऑटोमेटिक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो उस केस में क्या करेंगे आप? फर्निश करेंगे स्टेटमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फॉर विच ही हैज़ पेड टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम या नोटिफिकेशन के अंडर अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं 18 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच द विड्रॉवल सीसेशन फॉल्स। अब इसका क्या मतलब हो गया? देखिए इसको समझिएगा। अगर कोई इंसान नॉर्मल स्कीम में है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता है, और अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो कंडीशन ब्रीच हो गई या वॉलंटरली चेंज करना चाहता है तो नॉर्मल स्कीम में जा सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल स्कीम से अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो वो अपनी फाइनल रिटर्न कब तक भर सकता है, नॉर्मल स्कीम वाली फाइनल रिटर्न कब तक भर सकता है, और उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न भरनी चालू करेगा, पेमेंट करना चालू करेगा। यदि कोई इंसान कॉम्पोजिशन स्कीम में है और वो नॉर्मल स्कीम में अब जा रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम की जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो कब भरेगा? तो फाइनल स्टेटमेंट भरेगा जिस भी महीने में वो विड्रॉ कर रहा है और नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट हो रहा है उस महीने का जो भी वो क्वार्टर फॉल कर रहा है, लाइक दिसंबर में या फिर मान लेते हैं नवंबर में वो शिफ्ट हो रहा है, तो नवंबर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर पड़ रहा है, वो दिसंबर वाला जो क्वार्टर है वो ख़त्म होने के बाद 18 तारीख जो आएगी उस 18 तारीख तक अपना जो है टैक्स जमा कराएगा कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, नवंबर का डेफिनेटली जो बना था उसका, और अपनी रिटर्न भी जो है वो भर देगा जो भी अगला 30 अप्रैल आ रहा होगा सीसेशन के बाद या विड्रॉवल के बाद, तब तक जो है वो अपनी रिटर्न भी भर देगा। इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय द पर्सन इन हिज इंटीमेशन विच कैनॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो अपनी इंटीमेशन भर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले की डेट वो नहीं डाल सकता है। नहीं समझ आया? समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हो? फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 21-22 है, और 21-22 ईयर में अगर कोई बंदा इंटीमेशन दे रहा है कि भाई मुझे तो शिफ्ट होना है, मुझे तो शिफ्ट होना है, कॉम्पोजिशन स्कीम से मुझे निकलना है, और वो उसमें कहता है कि भाई मैं ना 1 मार्च 21 से निकलना चाहता हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम से, तो नहीं हो सकता सर। इस फाइनेंशियल ईयर में आप इंटीमेशन दे रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर को जब शुरू हुआ था ना उससे पहले से आप कैसे निकल सकते हो? नहीं निकल सकते ना, बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अमेंडमेंट्स इन आउटवर्ड सप्लाईज नॉट रिपोर्टेड इनवॉइस वाइज इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लायर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को इनवॉइस वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में अगर आपने इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं दी और मान लेते हैं कि किसी बिल में करेक्शन बाद में होती है, तो उस केस में जो करेक्शन एंट्रीज होगी पर्टेनिंग टू डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश इन पास्ट पीरियड आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द अमेंडमेंट टेबल विदाउट रेफरेंस टू एनी इनवॉइस। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो आपकी रिटर्न होगी उस रिटर्न में आपका आउटवर्ड सप्लाई का कॉलम तो होगा ही, रिवर्स चार्ज में जो आपको टैक्स देना है उसका कॉलम भी होगा, और साथ में एक अमेंडमेंट का कॉलम भी होगा कि भाई प्लस या माइनस कर दो जो चेंजेस करने हैं पुराने पीरियड से पर्टेन करते हैं। सेल हो गई थी, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, अब वो आपकी सेल नहीं मानी जाएगी, तो उस केस में आप अपना टर्नओवर कम भी कर सकते हैं। However, it would be necessary to mention the relevant past quarter in which the error had occurred and sought to be rectified। कि भैया कौन से क्वार्टर में ये टर्नओवर मेरा हुआ था जिसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, भले ही आपने इनवॉइस वाइज डिटेल ना दी हो। ठीक है ना सर? तो मान लेते हैं कि मेरा एक क्वार्टर था और मेरा जो क्वार्टर था वो था अक्टूबर वाला। अक्टूबर वाला कैसे हो सकता है? सितंबर वाला हो सकता है। सितंबर 21 का मेरा क्वार्टर था, तो इसका तो मैंने भर दिया, टैक्स वगैरह दे दिया, और नेक्स्ट पीरियड में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर में करेक्शन आई है मेरी, तो भी मैं कर सकता हूँ, बट मैं उसमें रेफरेंस दूंगा कि भैया सितंबर 21 के क्वार्टर में जो है ये करेक्शन मेरी हुई है, 1 लाख रुपये की इनवॉइस की मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा टैक्स दे दिए थे, अब मैं कम करना चाहता हूँ। GSTR 3 भी GSTR 4 इज टू बी फाइल्ड इन एवरी टैक्स पीरियड इवन इफ द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज निल। हालांकि आप ऐसे में से भर सकते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई है वो सभी लोगों के लिए या सभी रिटर्न के लिए वो वैलिड है। बात करते हैं अदर रिटर्न की। अभी तक हमने बात करी नॉर्मल क्या होती है, GSTR 1, 3B और GSTR 4 हमने बात करी है। कुछ और रिटर्न्स भी होती है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अदर रिटर्न में सबसे पहले आ रही है फर्स्ट रिटर्न, सेक्शन नंबर 40। बहुत इंटरेस्टिंग है।
फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? व्हेन अ पर्सन बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन आफ्टर इज टर्नओवर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। मेरा थ्रेशोल्ड 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख की लिमिट दे रखी है, उससे एक्सीड होगा तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं बाध्य होता हूँ, यानी कि एलिजिबल होता हूँ, या यूँ कह लो कि मैंडेटरी हो जाता है। उसने अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और 30 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ है। Thus there might be a time lag between the person become liable to registration and grant of registration certificate. आज मैं लाइबल हो गया, 30 मई 21 को मैं लाइबल हो गया। मैंने 15 जून को अप्लाई कर दिया। 17 जून को मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया जीएसटी का नंबर भी मिल गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो भैया जब मैं एलिजिबल हुआ तब से लेकर जब मुझे सर्टिफिकेट मिला उतने टाइम पीरियड की सेल्स मैंने करी होगी। इस टाइम पीरियड में मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, इसके लिए मैं ऑफिशियली जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता था। अब क्योंकि मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो इस केस में जो इन्वॉइस ऑलरेडी इशू कर चुका हूँ उसके लिए मैं रिवाइज इन्वॉइस इशू कर सकता हूँ, जिसमें प्रॉपर टैक्स इन्वॉइस होगा एज पर दी स्पेसिफिकेशन मेंशन अंडर जीएसटी एक्ट। और 1 महीने का टाइम पीरियड है जो मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। इससे 1 महीना यानी कि करीब करीब 16 जुलाई तक मैं इस पीरियड का, जब मैं एलिजिबल हुआ और जब मेरे को मिला रजिस्ट्रेशन, इस पीरियड का मैं नई इन्वॉइसेस अगले 1 महीने तक दे सकता हूँ। ये बहुत सिंपल है, बच्चा भी समझ सकता है। मैं अब कि इससे आसान भाषा में कैसे समझाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 30 मई को मैं एलिजिबल हुआ, यानी 30 मई को मेरा टर्नओवर जो है 20 लाख से एक्सीड हो गया। 20 लाख से एक्सीड कैसे हुआ और डिटेल में जानते हैं। अप्रैल में मेरा टर्नओवर था 15 लाख, मई आई 5 लाख रुपए और, तो 20 लाख, और 30 मई को जो है मैंने 1 लाख की और सेल करी तो मेरा टर्नओवर हो गया 21 लाख। और क्योंकि 30 मई को मेरा 20 लाख से एक्सीड हो गया टर्नओवर, इसके लिए मैं एलिजिबल हो गया अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब क्योंकि मैं एलिजिबल हो गया तो मैं अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया, जीएसटी पोर्टल पर गया, रजिस्टर करा, सीए को कांटेक्ट करा, जो भी मेरे को करना था मैंने करा, और मैंने जो है 15 जून तक अप्लाई कर दिया और मेरे को रजिस्ट्रेशन 17 जून तक मिल गया। वैसे 3 दिन में मिल जाता है, 17 जून को मिल गया। ऑब्जेक्शन आती है, दिक्कत होती है, ऑब्जेक्शन नहीं आती, 3 दिन में मिल जाता है, मुझे मिल गया। मिलने के बाद जो है मेरे को 1 महीना और मिलेगा कि भाई पुराने पीरियड के मैं इन्वॉइसेस रिवाइज कर सकता हूँ, ताकि जिन लोगों ने मुझसे सामान खरीदा है वो अब जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब जीएसटी अपने नए इन्वॉइस में शो करूँगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिक्लेयर हिज आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग सच पीरियड इन द फर्स्ट रिटर्न फर्निश्ड बाय हिम आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि भैया रजिस्ट्रेशन ग्रांट के बाद वो एक अपनी जो पहली रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न भरता है जिसमें वो पुराने पीरियड की सेल्स दिखाता है। जिस रिटर्न का फॉर्मेट बिल्कुल वही होता है जो कि नॉर्मल रिटर्न का फॉर्मेट होता है, बट क्योंकि वो पहली बार रिटर्न भर रहा होता है इसके लिए उसको हम फर्स्ट रिटर्न बोलते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो सामने वाला पार्टी है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अब आपने उसको टैक्स इनवॉइस दे दिया है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में जानेंगे कि अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस है तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, सेक्शन नंबर 44 में दे रखा है। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है? एनुअल रिटर्न का मतलब होता है कि साल की एक रिटर्न, यानी कि पूरा साल खत्म होने के बाद जब उसकी आप एक और रिटर्न भरते हैं जिसमें पूरे साल की डिटेल जाती है, उसे एनुअल रिटर्न बोलते हैं। और ये आपका प्रोविजन भी कहता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न भरनी होती है, जिसका फॉर्म नंबर है GSTR या GST रिटर्न 9। इलेक्ट्रॉनिकली भरते हैं फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। यानी अगर 21-22 ईयर है तो मार्च 22 को ये खत्म हो रहा है। इस ईयर की जो एनुअल रिटर्न है वो मैं 31 दिसंबर 22 तक भर सकता हूँ। 31 दिसंबर 22 तक मैं रिटर्न भर सकता हूँ। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9A। तो कॉम्पोजिशन वालों को भी साल की एक और रिटर्न भरनी है, बट देखा जाए तो वो साल में वैसे ही एक रिटर्न भर रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न भी भर रहे हैं, तो डबल रिटर्न हो गई। इन्होंने प्रोविजंस को करेक्ट करा नहीं। एंड पर्सन सप्लाइंग OEDR सर्विसेज, जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस है, ऑनलाइन जाते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, तो फेसबुक को डेफिनेटली जो है बेनिफिट मिल रहा है। फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। तो फेसबुक जो है बाहर से, जो इंडियन वालों को फेसबुक बाहर से जो है हम लोगों को सर्विस दे रहा है। अगर मैं ऐड चलाऊंगा फेसबुक पे तो मैं फेसबुक की सर्विस ले रहा हूँ। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम फर्निशिंग एनुअल रिटर्न।
क्या हो गया इसका मतलब? फेसबुक मुझे देगा और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने फेसबुक की सर्विस ली है या किसी कस्टमर ने सर्विस ली है, तो उस केस में उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को ओएडर सर्विस दे रहा है उसे एनुअल रिटर्न भरने से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सेक्शन 35 कंटेन्स दी प्रोविजन रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिएगा कि जीएसटी में ऑडिट कब कराना होता है। तो अगर आपका 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है, उस केस में आपको जीएसटी की ऑडिट करवानी होती है। एनुअल रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 की, वो ऑप्शनल कर दी गई है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। तो एनुअल रिटर्न पहले भरनी होती थी, इनके लिए छूट दी थी, भैया अब छोटे कारोबारी हो मत करो। Such registered person is required to furnish electronically through the common portal along with the annual return a copy of audited accounts and a reconciliation statement duly certified। इन सभी लोगों को जिनको ऑडिट करवाना होता है उन्हें अपने ऑडिटेड अकाउंट्स भी देने होते हैं, और जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं और जो एनुअल रिटर्न में शो करते हैं उन दोनों के बीच की रिकन्सिलेशन भी देनी होती है। मेरे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें मेरा टर्नओवर आ रहा है, और दूसरा मैं जीएसटी रिटर्न में अपना टर्नओवर दिखा रहा हूँ, आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहा हूँ। तो दोनों में अगर मिसमैच है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और मिसमैच हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम चेक भी करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी विच आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, नॉट दे रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सरकार के अकाउंट हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी के, वो सीएजी जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो चेक करता है। तो उनका टर्नओवर अगर ज़्यादा होगा तो वो अलग से कोई सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से चेक नहीं कराएंगे, ऑडिट नहीं कराएंगे। फाइनल रिटर्न सेक्शन नंबर 45। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। आपने जाना होगा कि रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है अगर आप धंधा ही नहीं करते या गलत कर रही हैं, तो उस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर ऐसा होता है या वॉलंटरली जो है अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करते हैं, क्योंकि आपने जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था तो आप बाद में उसे सरेंडर भी कर सकते हैं। उस केस में आप अपनी आखिरी रिटर्न भरेंगे जिसको हम फाइनल रिटर्न बोलेंगे, और इसका जो फॉर्म है वो GSTR 10 है जो कॉमन पोर्टल यानी gst.gov.in से जो है आप जाकर भर सकते हैं। फाइनल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कि जो फाइनल रिटर्न है उसे आप फाइल करेंगे जब आपका ऑर्डर आया कैंसलेशन का, या फिर उसमें जो डेट लिखी थी, जो भी बाद की तारीख है। भैया ऑर्डर आ जा रहा है बट वो कह रहे हैं हम कैंसिल आपका 1 महीने बाद से करेंगे, तो फिर जो बाद वाली तारीख है तभी आपका इफेक्टिव हुआ ना कि मेरा कैंसलेशन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो इस डेट को हो रहा है, तो उसके 3 महीने में आपको फाइनल रिटर्न भर देनी होगी। कईयों को नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं कि ऑर्डर आया भैया 10 मई को, 10 मई 21 को ऑर्डर आया कि हम आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 जून से कैंसिल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल होगा? 1 जून से कैंसिल होगा। लेटर विच एवर इज लेटर, नोटिस आया या नोटिस में जो डेट थी, इन्होंने बैक डेट लिख दी 1 मई, तो भले ही बैक डेट लिख दी हो बट नोटिस ही आपको कब मिला है? नोटिस ही जनरेट हुआ है 10 मई को, तो 10 मई से इफेक्टिव डेट मानी जाएगी कैंसिलेशन की। तो जो भी इफेक्टिव डेट है कैंसिलेशन की उसके 3 महीने के विदिन आपको जो है फाइनल रिटर्न अपनी भरनी होती है। जो लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है, किसे? कॉन्सुलेट, हाई कमीशन, एम्बेसी को या यूएनओ की जो एजेंसीज हैं उन्हें जो भी वो सामान खरीदते हैं उसकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल वो शो करते हैं। सच पर्सन शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ दोज इनवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑन विच रिफंड ऑफ टैक्सेस हैज़ बीन क्लेम्ड इन फॉर्म GSTR 11। इन लोगों को GSTR 11 भरना होता है, तो जो भी इन्होंने सामान खरीदा है उस पर इन्होंने GST पे करा होगा। उस GST पेमेंट तो पूरी करेंगे बट बाद में रिफंड क्लेम कर लेंगे, और रिफंड क्लेम करने के लिए इन्हें GSTR 11 भरना होगा। इन्हें क्यों रिफंड मिलेगा? क्योंकि आप जब यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन या हाई कमीशन एम्बेसी को आप सामान देते हैं वो एक तरह से एक्सपोर्ट कहलाता है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर की यूनिट मानी जाती है, और एक्सपोर्ट में अगर आपने फिर भी GST दे दिया है तो उसमें जो है रिफंड इन्हें मिल सकता है। इन्होंने जो पे करा है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बात करते हैं GSTR 5 की, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिनकी इंडिया में कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इंडिया के बाहर रहते हैं, फिर भी जो है उन पर GST लगता है। तो सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 5 रेड विथ रूल 63 ऑफ CGST रूल्स, यानी कि सेक्शन में कुछ बातें लिखी है और कुछ रूल्स में लिखी है, दोनों को अगर इकट्ठा पढ़े जाए तो उसमें जो है एक मंथली टैक्स रिटर्न का फॉर्म दे रखा है, और उसका नाम है GSTR 5, जो हर कैलेंडर मंथ में या पार्ट देयर ऑफ
आपको भरना होगा और उसमें सारी डिटेल होगी आपकी आउटवर्ड सप्लाई की और इनवर्ड सप्लाई की, वो आपको शो करनी होगी कि मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ, ये इनवर्ड लेता हूँ, ये आउटवर्ड सप्लाई देता हूँ, मेरे कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो मैं GSTR 5 भर सकता हूँ। द डिटेल्स ऑफ GSTR 5 शुड बी फर्निश विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। इस बात को आप समझिएगा, डिटेल्स ऑफ GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड। GSTR 5 की डिटेल आपको कब देनी है? एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ आपका जो है भाई जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो जो भी महीना है वो खत्म हो गया है, और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इन लोगों को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी। कितने टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, आपकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो इस रजिस्ट्रेशन के बेस पर आप जो है टैक्स दे सकते हैं। तो इस केस में जो आपका रजिस्ट्रेशन जब तक भी आपको वैलिडिटी मिली है उसके खत्म होने के 7 दिन बाद और कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद विच एवर इज अर्लियर, उसके 20 दिन में आपको जो GSTR 5 भरनी होगी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लाइन बिल्कुल सिंपल सी है बट एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आता ना। देखिए, GSTR 5 शुड बी फर्निश्ड, GSTR 5 भरनी है विद इन 20 days आफ्टर, मतलब किसी दिन के बाद जो 20 दिन आ रहे हैं उसके विद इन भरनी है। तो वो दिन कौन सा है? या तो एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ या 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। आपका वैलिडिटी पीरियड था वो था 7 जून या 7 जुलाई 21 के लिए आपका वैलिड था रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन यहाँ तक वैलिड है, पर आपने धंधा जो है वो 15 मई तक करा। भाई रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी आपने 7 जुलाई तक ले ली, पर धंधा आपने 15 मई तक करा, फिर आप वापस निकल लिए। तो अगर आपने मई मंथ तक ही धंधा करा है तो मई मंथ खत्म होने के बाद 20 तारीख तक आपको रिटर्न भरनी होगी। और अगर आपने थोड़ा लेटर डेट तक धंधा करा है, मान लेते हैं कि 6 जुलाई तक भी करा है, 6 जुलाई तक भले धंधा करा है बट ये महीना खत्म होगा तो टाइम लगेगा। आपका लास्ट डेट जो है 7 जुलाई आ रही है, तो 7 जुलाई के बाद 20 दिन तक आपको जो है अपनी रिटर्न भर देनी होगी। एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर्सन ऑथराइज टू डू TDS TCS आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। इन लोगों को एनुअल रिटर्न भरनी ही नहीं होती है। ये तो आप स्टार डाल के लिख लीजिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी रिटर्न नहीं भरनी होती, एनुअल रिटर्न नॉर्मल वाली भरनी होती है, एनुअल नहीं भरनी होती है। सर अगर हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे रिटर्न भरने में तो उसके लिए एक सेक्शन 47 बना है, अगर आप नहीं भरेंगे तो उस पर पेनल्टी लग सकती है, आपको जो है लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न नहीं भरता है उसे नोटिस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 46 एंड रूल नंबर 68 रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 days। पहले प्यार से समझाएंगे भैया, लो नोटिस 15 दिन में रिटर्न भर दो। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज और रिटर्न्स बाय द ड्यू डेट, जो भी है भैया इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल नहीं देता, मतलब रिटर्न भरता है डिटेल नहीं देता, रिटर्न तो भरते डिटेल तो दी नहीं ना उसमें। अगर आप दोनों ही केस में ड्यू डेट तक नहीं भरते हैं तो उस केस में आपको 100 रुपये प्रतिदिन आप पे पैसा आपको देना होगा ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूस। हालांकि 5,000 रुपये से ज़्यादा आप पर कभी भी डिफ़ॉल्ट के चार्जेस नहीं लगेंगे, वो जाकर रुक जाएंगे। अगर एनुअल रिटर्न आप डिले करते हैं, देखिए नॉर्मल रिटर्न की बात हो रही है जो हर महीने भरनी होती है, कई लोगों को क्वार्टरली भरनी होती है, कॉम्पोजिशन वालों को ईयरली भरनी होती है। तो जो नॉर्मल रिटर्न है उसमें क्या लगेगा चार्जेस, वो मैंने आपको बताए। जो एनुअल रिटर्न है जो साल में एक बार भरनी होती है और इन लोगों को तो भरनी नहीं होती है, वो अगर एनुअल रिटर्न नहीं भरेंगे तो उस केस में 100 रुपये फॉर एवरी डे या फिर 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो लोअर है वो आपका जो है एनुअल रिटर्न टाइम पर नहीं भरने की फीस लगेगी, टर्नओवर का 0.25% या फिर 100 रुपये प्रतिदिन। लेट फीस अदर देन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न के अलावा कोई और लेट फीस है तो वो मैं आपको करा ही चुका हूँ, 100 रुपये प्रतिदिन और 5,000 रुपये से एक्सीड नहीं होगा। ये शायद ऊपर वाला ही केस आ गया, दोबारा से नीचे लिख दिया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें दे रखी है ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है, हार्डली 15 से 20 मिनट का डिस्कशन होगा, बट मैंने सोचा कि अब ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट क्लास में जो आपको पूरा करा देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रिवाइज कर आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद एंड बाय बाय।